और एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, ये जो थ्योरी दी गई है इट इज बेस्ड ऑन व्हाट इज नोन एज, उनको जितने माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं उतना ही वो आंसर कर पाएंगे। हाँ, इससे क्या है, उनकी नॉलेज में ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, तो इट इज अ टूल। दूसरा जो स्टेज है वो है टॉडलर्स का 1 to 3 years। Hello everyone, welcome back once again to Power Within Psychology's YouTube channel. I'm Shravani, faculty at Power Within Psychology, and I welcome each and every one of you to today's class. I hope everyone's doing well, taking care of yourself, studying and having fun at the same time. Okay, आज जो हम हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, which is theories of development। अक्सर बार एंट्रेंस एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, मेड बी जीन पियाजेस थ्योरी, लेव विगोत्स्की थ्योरी या फिर एरिक एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी। ओके, तो यही थ्योरीज को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू वॉच द क्लास टिल द एंड, क्योंकि यहाँ से ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, so without further ado, let's get into today's class. So before beginning with the class, let me just quickly tell you what Bachelor's Power Within Psychology offers. So if you are in bachelor's, we have Aramna batch. If you're in masters, we have Lakshya batch. MPhil MA clinical psychology के लिए हमारे पास है सफलता batch. And for NET JRF and NEET, we have संकल्प batch. तो अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, you know these batches and you can enroll yourself. CVT PG की बैच के एनरोलमेंट जो है ऑलमोस्ट हो चुकी है. You have to save yourself a seat right now. Okay. All right. So we are going to talk about theories of lifespan development. तो देखते हैं आज की हमारी सबसे पहली और इम्पोर्टेंट थ्योरी पे, जो आप सब लोगों ने एट सम पॉइंट साइकोलॉजी में पढ़ी ही होगी, बट इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, स्पेशली केटर टू द एंट्रेंस एग्जाम दैट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर। तो थोड़ा जानते हैं जीन पियाजे के बारे में। So it was one of the most influential researchers जब हम developmental psychology के बारे में बात करते हैं। He has given his approach in the favor of constructivism. क्या आपको पता है कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? कंस्ट्रक्टिविज्म माने क्या? That we individuals are not passive individuals. हम क्या है, passive learners नहीं है. Rather, we are always in the process of actively constructing and understanding and comprehending. Yes, हम क्या करते हैं, concepts को actively construct करते हैं rather than just passively understanding them. Rather than रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन से भी ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इन्होंने इसी के डायरेक्शन में अपना अप्रोच दिया है। सो ऑल लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड वेदर वी आर टॉट या फिर नॉट। ओके, जो बच्चे होते हैं स्पेशली, दे आर सीन एज लिटिल साइंटिस्ट हु अप्रोच विद द वर्ल्ड, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड दे कंस्ट्रक्ट देयर ओन वर्ल्ड। तो बच्चे भी क्या होते हैं, पैसिव लर्नर्स नहीं होते हैं। दिस वाज हिज अप्रोच। ओके, before we get into his theory, we have to understand one thing. कुछ concepts है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए. He's talked about schemas या फिर schemes. Schemes क्या होते हैं? Basically हमारे मन में, हमारे brain में basically सब चीजों के लिए mental concepts होते हैं. We have mental concepts for everything that is around. जैसे कि मान लो मेरे मन में एक mental concept है for what a dog is. A dog is suppose a four-legged animal who's furry, who barks. ये क्या है, एक mental concept है, बराबर चीज। Yes. So बच्चे भी क्या करते हैं, ऐसे ही mental concepts बनाते रहते हैं about the things that are surrounding them. फिर क्या होता है, बच्चा जब कभी कभी कैट को देखता है तब गलती से बोल देता है कि ये तो डॉग है। Yes, because why that happens? Because he has a schema for dog. तो वो गलती से कैट को भी डॉग बोल देता है। ठीक है, ओके। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, असिमिलेशन कहते हैं। जब आप पुराने आपके मेंटल कंसेप्ट स्कीमास को इस्तेमाल करते हो टू डिफाइन सम न्यू ऑब्जेक्ट और न्यू थिंग। ओके, फिर क्या होता है, जब जैसे ही वो कैट को डॉग बोलता है तब उसको समझ में आता है कि नहीं, उसको कोई ना कोई करेक्ट करता है कि इसको हम कैट कहते हैं। ओके, यस, सो कैट इज आल्सो फरी, फोर लेग, बट शी मियाउस, सॉरी, यस, हाँ। तो ये डॉग से डिफरेंट है।
तो ये करेक्शन करने के बाद क्या हो जाता है, उनके मेंटल कॉन्सेप्ट, उनके स्कीमाज में एक प्रकार से ऑल्टरेशन आ जाती है। यस, ऑल्टरेशन आ जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अकोमोडेशन। अब कैसे याद रखोगे इसको, यानी कि वो क्या करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग स्कीमास को अकोमोडेट करते हैं टू, इन ऑर्डर टू, यस, फिट इन सम न्यू स्कीमास। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अकोमोडेशन। उसके बाद ही उन्हें समझ में आता है कि ओके, दिस इज अ कैट एंड दिस इज अ डॉग। फेयर है ना? हाँ। एंड इस सबसे क्या होता है, इक्विलिब्रेशन जो है वो मेंटेन होता है। जस्ट सेकंड। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, ये जो थ्योरी दी गई है, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट इज नोन एज एपिजेनेटिक प्रिंसिपल। एपिजेनेटिक प्रिंसिपल माने क्या, कि जब कोई बच्चा जब बायोलॉजिकली उस एज पे आ जाता है, तभी तभी वो प्रोसेस से, उन स्टेजेस से गुजर पाता है। व्हेन अ पर्सन बायोलॉजिकली matures and reaches a particular age, then only he or she, whatever it is, they pass through those stages. तो ये it works on epigenetic principle. तो ये तो बेसिक्स है जो थ्योरी के पहले हमें पता होनी चाहिए। एंड नाउ वी कैन फाइनली डेल्व इनटू द थ्योरी। तो सबसे पहली स्टेज जो दी है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। ओके, ये एज क्या है बच्चों की, तभी 0 to 2 years की है। एंड हमें पता है बच्चे जब अर्ली इयर्स में क्या करते हैं, अपने सेंसेस और मोटर एबिलिटीज को पूरा इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड दैट इज अराउंड देम। यस, yes, so they try to touch everything, feel the textures of stuff, so that they are able to understand and explore. और इनके रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। यस, we have learned about मोरो रिफ्लेक्स, टार्टल रिफ्लेक्स, बराबर, बैबिन्स्की रिफ्लेक्स, कितने सारे रिफ्लेक्सेस वो क्या करते हैं, शोकेस करते हैं। ओके, और क्या आता है सेंसरी मोटर स्टेज में, सर्कुलर रिएक्शन। सर्कुलर रिएक्शन माने क्या, आपको पता होगा बच्चे क्या है, रिपीटेड मूवमेंट्स करते रहते हैं, दे ट्रेन टू रिपीट सम मूवमेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर रिएक्शंस कहते हैं। ओके, इन सर्कुलर रिएक्शंस के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। इसमें क्या करता है, बच्चा जो है जो भी चीज उठाता है उसको अपने माउथ में डालता है। यस, यू मस्ट हैव सीन दैट बेबीज व्हाट दे डू, दे पुट एवरीथिंग लाइक टॉयज, या फिर कोई हैंकरचिफ, एवरीथिंग दैट दे सी, दे ट्राई टू पुट इट इन द माउथ। बराबर, तो ये क्या है, इसको हम प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन कहते हैं। फिर क्या होता है, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन भी होता है, कि बच्चों की आदत होती है कि वो कुछ भी चीज को उठा देते हैं और फेंक देते हैं, उठाते हैं फेंक देते हैं। बराबर, that they tend to pick up things and drop them. इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि सेंसरी मोटर स्टेज में डोमिनेंट होती है। ओके, हाँ, इसके अलावा क्या क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, यानी कि स्टार्ट्स टू फाइंड हिडन ऑब्जेक्ट, एग्जांपल ए नॉट बी टास्क। अभी सेंसरी मोटर स्टेज के एंड तक, सेंसरी मोटर स्टेज के एंड तक ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है, गेट्स डेवलप लेटर स्टेजेस में। ओके, कैसे होता है वो हम देखते हैं। हमने देखा कि ये कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो सेंसरी मोटर स्टेज में देखने को मिलते हैं। ओके, यस, इस पे हम आते हैं। ओके, तो ए नॉट बी टास्क क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। अर्लियर स्टेजेस में ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज क्या हुआ जाता है, सपोज एक एक्सपेरिमेंटर है या एनी पर्सन है, तो वो बच्चों के सामने ऐसे 2 हैंकरचिफ रख देता है। ठीक है, अभी एक हैंकरचिफ के नीचे क्या है, वो अपनी टॉय जो है वो छिपा देता है। नाउ ही डज दैट फॉर ऑलमोस्ट 11 to 12 टाइम्स, 11-12 बार ऐसा ही करता है कि इसी हैंकरचिफ के नीचे क्या है, टॉय को छिपा देता है। ठीक है, अभी क्या होता है, आफ्टर 11 रिपीटेड ट्रायल्स, फॉर एग्जांपल व्हाट आई डू या व्हाट द एक्सपेरिमेंटर डज इज, कि दूसरे हैंकरचिफ के नीचे जो है टॉय को छुपा देते हैं। ओके, हाँ, तो अभी बच्चे को पूछा जाता है कि टॉय है किधर, टॉय है किधर। तो जिसको ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हुई है, जिसको ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हुई है, वो सही से बता पाएगा कि टॉय यहाँ पे छिपा है। बट जिसको ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं डेवलप हुई है, दे विल रॉन्गली टेल दैट यहाँ पे टॉय छिपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट 11 to 12 टाइम्स जो है चीजें रिपीट की जाई थी। हाँ, गॉट इट। तो इसको हम ए नॉट बी टास्क कहते हैं। फेयर है ना? तो जिसको
ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हुई है, दे विल बी एबल टू करेक्टली आइडेंटिफाई वेयर द टॉय इज हिडन। ओके, ठीक है, तो ये होता है। फिर क्या होता है, टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन। हमने प्राइमरी देख लिया, सेकेंडरी देख लिया, कोऑर्डिनेशन देख लिया, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस का। अब आते हैं टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन पे, जो कि गोल डायरेक्टेड होता है। ओके, if they want to play, they'll bring a toy and object permanence, like I said to you guys that it is developed. तो ये क्या है, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज अभी कर पाते हैं, तो अगर उनको खेलना होता है तो वो खुद से ही एक टॉय को लेकर आएंगे। तो इसका मीनिंग होता है कि आप मेरे साथ खेलो। ओके, ओके, मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है डेफर्ड और इन्फर्ड। मेंटल रिप्रेजेंटेशन यानी क्या, कि किसी भी चीज को अगर वो देखते हैं तो इसका इमिटेशन आना। ओके, उसको बाद में थोड़े टाइम बाद इमिटेट कर पाना। मेंटल रिप्रेजेंटेशन से हमें पता चलता है कि उनकी मेमोरी डेवलप होना चालू हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। सो बेसिकली मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं कि बच्चा जो है कुछ कार्टून देखता है। अभी कार्टून में कुछ ऐसी चीज दिखाई जाती है, सपोज एनी पर्टिकुलर बिहेवियर और एक्टिविटी दैट द कार्टून डज। तो थोड़े टाइम बाद, आफ्टर अ पर्टिकुलर डिले, इफ द चाइल्ड इज एबल टू इमिटेट दैट पर्टिकुलर बिहेवियर, तो हम इसको कहते हैं कि उसमें क्या है, डेफर्ड इमिटेशन जो है डेवलप हो चुकी है, यानी कि मेमोरी डेवलप हो चुकी है इन ऑर्डर टू रिकॉल एंड रिटेन दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। ओके, तो एक तो डेवलप हो भी जाती है, नहीं तो नहीं हो जाती। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेज। फेयर इनफ। यहाँ पे क्या होता है, चाइल्ड काफी ज्यादा ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक माने क्या, नॉट एबल टू टेक अदर पीपल्स परस्पेक्टिव। ठीक है, बेसिकली हाँ, प्री ऑपरेशनल स्टेज तक ये चलता है कि ईगोसेंट्रिज्म होता है उसको। बच्चे को क्या है, यस यस, ईगोसेंट्रिज्म मेनली जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज का फीचर होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज इज फ्रॉम 2 to 7 years। ओके, तो यहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म होता है, इनएबिलिटी टू इमेजिन अदर पर्सन पर्सपेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एक माउंटेन टास्क दिया था। ओके, माउंटेन टास्क दिया था जहाँ पे सपोज एक चाइल्ड था और उसके सामने क्या है, 3 माउंटेन्स थे। ठीक है, एक स्नो वाला माउंटेन था, एक क्रॉस वाला माउंटेन था और एक है जहाँ पे घर है। ठीक है, अभी चाइल्ड को पूछा जाता था कि देयर इज अ डॉल दैट इज प्लेस्ड at the across the table. Okay, so the child was asked what can the doll see, what can the doll see। तो क्योंकि ये ईगोसेंट्रिज्म में है, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू सी अदर पर्सन पर्सपेक्टिव, तो ये क्या करेंगे, ये आंसर क्या देंगे, दीज चिल्ड्रन एट दिस स्टेज दे विल आंसर फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। उनको जितने माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं उतना ही वो आंसर कर पाएंगे। दे विल नॉट बी एबल टू टेल व्हाट द डॉल कैन सी। ठीक है, तो दिस वाज अ टास्क टू चेक फॉर ईगोसेंट्रिज्म, एंड ईगोसेंट्रिज्म फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज। हाँ, जैसे कि ईगोसेंट्रिज्म को काफी लोग कंफ्यूज कर देते हैं। ईगोसेंट्रिज्म मतलब क्या, सेल्फिशनेस क्या, तो नहीं, इट्स जस्ट इनएबिलिटी टू टेक फॉर अदर पर्सन पर्सपेक्टिव। एंड जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई बच्चा अगर अपने दादी माँ को एक्शन फिगर गिफ्ट करता है, तो ये क्या है, ईगोसेंट्रिज्म। ही इज स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग कि दादी माँ को क्या गिफ्ट पसंद आ सकता है, नहीं आ सकता है। ही लाइक्स एक्शन टॉय, सो ही गिफ्ट्स इट। बराबर चीज। फिर क्या होता है, इस प्री ऑपरेशनल स्टेज में सेंट्रेशन होता है, अबिलिटी टू फोकस ऑन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन या फिर ऑब्जेक्ट। ओके, किसी एक ही फीचर पे फोकस कर पाना, इसको हम कहते हैं सेंट्रेशन। ठीक है, हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थिंकिंग में। और क्या होता है, एनिमिज्म। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैव लिविंग एबिलिटीज। आपने ये सुना होगा, देखा होगा, मेरी डॉल को तो लग गई, मेरी डॉल को बुरा लग गया, तो ये क्या है, एनिमिज्म है। बराबर चीज। फिर क्या होता है, इमेजिनरी प्ले, प्रिटेंड प्ले होता है। तो वो क्या करते हैं कि झाड़ू लेके आते हैं और कहते हैं ये मेरी जादू की कांडी है एंड मैं यहाँ पे बैठ के अभी सवारी करूंगी पूरे दुनिया की। तो ये क्या है, इमेजिनरी प्ले है, प्रिटेंड प्ले है, मेक बिलीव प्ले है। ओके, सिंक्रेटिक रीजनिंग डेवलप हो जाती है। थिंकिंग इट्स नाइट बिकॉज द चाइल्ड हैज वोन अ नाइट सूट। तो क्योंकि मम्मा ने क्या है, नाइट सूट पहना दिया है, इसका मतलब ये है कि रात हो चुकी है। ओके, हाँ एग्जैक्टली शायद सुबह स्कूल के कपड़े पहना दिए, यानी कि सुबह हो चुकी है, स्कूल जाने का टाइम है। ठीक है, तो सिंक कॉज एंड इफेक्ट यानी कि
ओके, तो वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और क्या हो जाता है, सिंबॉलिक थॉट, सिंबॉलिक थॉट भी डेवलप हो जाता है। सिंबल्स की अंडरस्टैंडिंग एंड इनका मीनिंग भी समझ में आने लगता है। जैसे कि मान लो कि कोई टीचर अगर उनको स्माइली दे दे तो उसको समझ में आता है कि दिस इज अ गुड थिंग, कि उन्होंने अच्छा काम किया है, बराबर चीज। तो ये सिंबल समझने की कैपेसिटी उनमें बिल्ड हो जाती है। और क्या होता है, प्राइवेट स्पीच। आप देखोगे कि बच्चे जो होते हैं इस स्टेज में खुद से बात करते रहते हैं, दे टॉक अलाउड टू देमसेल्फ, बराबर चीज। हाँ, तो जीन पियाजे को लगा कि प्राइवेट स्पीच जो होती है, ये जो बच्चे खुद से बात करते हैं, ये शायद ईगोसेंट्रिज्म का के वजह से होता है। बट बाकी के थेरिस का मानना ऐसा नहीं था। वो कैसे नहीं था वो हम बाद में देखेंगे। ओके, कंजर्वेशन टास्क हियर आर नॉट सक्सेसफुल। कंजर्वेशन टास्क क्या होते हैं, जैसे कि मान लो किसी बच्चे को 2 ग्लास में आप पानी ला के दो, ठीक है, और उनको क्या है, उनके सामने आप बोल दो कि ये वाला जो बड़ा वाला ग्लास है, इस पे हमने अभी पानी ट्रांसफर कर दिया है, अभी आप बताओ कि पानी सबसे ज्यादा किसमें है। तो बच्चा जो है जिसमें कंजर्वेशन की एबिलिटी, हाँ हाँ, टास्क कंप्लीट करने की एबिलिटी डेवलप नहीं हुई है, तो वो नेचुरली बोलेगा कि हाँ ये तो बड़ा ग्लास है, तो इसमें पानी ज्यादा है। ठीक है, तो वो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट इज नॉट डेवलप, कि वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, बराबर, रिगार्डलेस ऑफ द टॉलनेस ऑफ द ग्लास, बराबर। तो ये उनमें डेवलप नहीं हो जाएगी। ठीक है, और क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि उनको कुछ कॉइन्स दे दूं मैं, ओके, और कॉइन्स में बस सेम नंबर के हैं, बट एक में मैंने थोड़े स्पेस से ऐसे रखे हैं एंड एक में मैंने ऐसे रखे हैं, ठीक है, और मैं बोल दूं कि कहाँ पे ज्यादा कॉइन्स है, तो बच्चा जो है कहेगा कि पहले लाइन में ज्यादा है। ठीक है, पहले लाइन में ज्यादा है, क्योंकि जस्ट बिकॉज इट्स कंज्यूमिंग मोर स्पेस। तो ये क्या है, ये टास्क में वो डेवलप नहीं हो जाते, दे आर नॉट सक्सेसफुल एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। ठीक है, ओके। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बिकम्स अ थर्ड स्टेज, जहां पे एज क्या होती है, 7 to 11 ईयर्स। तो जो भी हम अभी कंजर्वेशन के टास्क कर रहे थे, इसमें जो है बच्चों को सक्सेस आ जाता है। दे आर एबल टू करेक्टली आइडेंटिफाई कि वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा रिगार्डलेस ऑफ द ग्लास। यस, देर आर इक्वल नंबर ऑफ चेकर्स, चाहे आप स्पेस से रखो या ना रखो। ओके, एब्सोल्युटली। तो ये डेवलप हो जाता है कंजर्वेशन टास्क साथ सक्सेसफुल रिवर्सिबिलिटी एंड जो सेंट्रेशन वाला देखा था हमने, कि दे आर एबिलिटी टू फोकस ऑन ओनली वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है थिंकिंग में, तो यहाँ पे क्या है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आने लगती है। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिसेंट्रेशन एंड सॉरी रिवर्सिबिलिटी इन थिंकिंग। कॉन्क्रीट ऑपरेशन जैसे कि बेसिक एडिशन, डिविजन, मल्टीप्लीकेशन, ये आना चालू हो जाता है। दे बिकम मोर लॉजिकल, फ्लेक्सिबल एंड ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, स्पेशल रीजनिंग इंप्रूव्स अलोंग विद एबिलिटी टू फॉर्म कॉन्क्रीट कॉग्निटिव मैप्स। यानी कि आप अगर बच्चे को पूछोगे तो वो ठीक से और करेक्टली बता पाएंगे कि उनके स्कूल को कैसे जाना है, व्हाट आर द डायरेक्शंस। दे आर एबल टू फॉर्म कॉग्निटिव मैप्स। इवन आप अगर उसको बोल दोगे टेल मी द नंबर ऑफ विंडोज इन योर हाउस, दे आर एबल टू फॉर्म अ मैप in their mind of their own house. Yes, तो स्पेशल रीजनिंग यहाँ पे डेवलप हो जाती है। ओके, हॉरिजॉन्टल डेक्लेज यहाँ पे हो सकता है। तो हॉरिजॉन्टल डेक्लेज माने क्या, जहाँ पे चाइल्ड कैन परफॉर्म ऑल द कंजर्वेशन टास्क ऑफ मास, बट क्वांटिटी से रिलेटेड जो टास्क है, जो क्वांटिटी से रिलेटेड टास्क है, शायद उनमें वो सक्सेसफुल ना रहे। तो ये शायद हो सकता है, ऐसा बोला गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, शायद एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि हॉरिजॉन्टल डेक्लेज माने क्या, जो भी हमारे कंजर्वेशन टास्क है उनमें तो वो सक्सेसफुली परफॉर्म करता है, जो भी मास से रिलेटेड है। मास माने क्या, हाँ एग्जैक्टली exactly. जैसे अभी यहाँ पे 2 बॉल रखे हैं क्ले के, एंड अगर शेप बदल दो तो उनको फिर भी समझ में आएगा कि सेम ही क्ले है, बराबर चीज, सेम ही अमाउंट ऑफ क्ले है, तो इनको ये समझ में आएगा। बट शायद शायद क्वांटिटी से रिलेटेड जो चीजें हैं, शायद इनको वो समझ में ना आए, उसको हम हॉरिजॉन्टल डेक्लेज कहते हैं। ओके, फेयर एनफ। तो ये है थर्ड स्टेज। फिर आते हैं फोर्थ स्टेज पे, जो कि होता है हमारा लास्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज फॉर 11 ईयर्स एंड अबव। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि कॉन्क्रीट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, कॉन्क्रीट थिंकिंग ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। बट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग माने क्या, ऐसी चीजों के बारे में बोल पाना जो आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते हो, जैसे कि फ्रीडम, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, यस,
ये क्या है, आप पिन पॉइंट करके शो नहीं कर सकते हो। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स है, कॉन्सेप्ट्स है, ये कहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, फॉर्मल ऑपरेशन में डेवलप हो जाते हैं। ओके, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि आप सबको लॉजिकल रीजनिंग पता होगा। हम कहते हैं ना, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज ह्यूमन बीइंग, हेंस सोक्रेटिस इज मॉर्टल। ये क्या किया है हमने, हमने डिड्यूस किया है, वी हैव कम टू अ कंक्लूजन, यस, बाय इन्फरिंग। तो ये क्या है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो है, ये भी यहाँ पे डेवलप हो जाती है। ओके, formal operation stage is the last stage of Jean Piaget's stages of cognitive development for 11 years and above. ओके, तो ये रही हमारी सबसे पहली और इम्पोर्टेंट थ्योरी। ओके, आई होप आपको सबको ये समझ में आ गए हैं। यस, अब आते हैं हमारे दूसरे थ्योरी पे, जो कि है लेव व्यगोत्स्की सोशो कल्चरल थ्योरी। तो अभी तक जीन पियाजे ने क्या बोला कि बच्चे जो होते हैं, दे इंटरैक्ट इन द सेंस विद द एनवायरमेंट, कि वो चीजों का हाथ लगाते हैं, दे पिक अप थिंग्स एंड टच इट एंड देन ट्राई टू एक्सप्लोर थिंग्स अराउंड देम एंड ट्राई टू कंस्ट्रक्ट देयर आइडिया ऑफ नॉलेज, बराबर चीज। बट लेव व्यगोत्स्की ने सोशो कल्चरल थ्योरी पे फोकस किया है, यानी कि सोशल, जो भी हमारे आजू बाजू में रहते हैं, लाइक आर पेरेंट्स, फैमिली, जिनसे हम इंटरैक्ट करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, और कल्चर, इससे कैसा इन्फ्लुएंस रहता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। ओके, आपने प्राइवेट स्पीच के बारे में देखा। यस, वी हैड स्टडीड अबाउट प्राइवेट स्पीच इन प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्राइवेट स्पीच माने क्या, दैट बच्चे जो है जोर जोर से खुद से बात करते रहते हैं। तो जीन पियाजे को लगा कि ये तो इगोसेंट्रिज्म की वजह से, क्योंकि वो बाकियों की पर्सपेक्टिव नहीं ले सकते, इसलिए वो खुद से बात करते हैं। बट लेव व्यगोत्स्की थॉट दैट नहीं, ऐसा नहीं है। द फैक्ट दैट द चिल्ड्रन आर स्पीकिंग अलाउड टू देमसेल्व्स is very effective and is very important. ओके, हाँ, इससे क्या है, उनकी नॉलेज में ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। तो इट इज अ टूल फॉर थिंकिंग आउट अलाउड एंड रेगुलेटिंग लर्निंग, a behavior that continues into adulthood. So it's a good thing. He's saying that it's a good thing, unlike Jean Piaget. ठीक है, ओके, अभी हम देखते हैं कि थ्योरी क्या है बेसिकली। तो नेचुरली हम सबसे सीखते रहते हैं, ठीक है, हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, हम अपने टीचर से सीखते हैं, बराबर। यानी कि हम सबके लाइफ में मोर नॉलेजेबल अदर्स रहते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO, यानी कुछ ऐसे लोग जो हमसे ज्यादा जानते हैं, बराबर चीज। यस, हाँ, बेसिकली। और इन्होंने कहा है कि ये जो मोर नॉलेजेबल अदर्स हैं, ये हमें चीजें सिखाते हैं, वी लर्न फ्रॉम देम, बराबर चीज। तो उनका रोल क्या होता है, इन ऑर्डर टू टीच अस, इन ऑर्डर टू इक्विप अस विद नॉलेज। यस, धीरे धीरे, और क्या होता है, जैसे हम सीखने लगते हैं, वैसे वैसे उनका रोल कम हो जाता है, मोर नॉलेजेबल अदर्स का रोल कम हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्कैफोल्डिंग। क्या कहेंगे हम, स्कैफोल्डिंग कहेंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई भी लोग जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उनका कुछ एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। ट्रेनिंग पीरियड में ये क्या कराते हैं, आपको ट्रेनिंग दिलाते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, स्टार्टिंग में, क्योंकि सीखने वाले फेज में होते हैं। धीरे धीरे जो एम्प्लॉय है उसको सारा काम आने लगता है, तो जैसे ही सारा काम आने लगता है, वो जो ट्रेनर है वो अपना रोल कम कम करते जाता है, बराबर। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्कैफोल्डिंग, वेयर अ मोर नॉलेजेबल अदर or more knowledgeable other provides supports initially and gradually withdraws as the learner gains competence. Okay, or central to this theory there is also one more concept which is known as zone of proximal development, ZPD के बारे में यहाँ पे बात होती है। ZPD क्या होता है, आप बोलोगे, ZPD मतलब the difference between what a child can do alone and what they can achieve with guidance. Okay, difference between what you can do alone and what you can do with guidance. Okay, इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जेनी कैन सॉल्व 4th ग्रेड मैथ प्रॉब्लम्स अलोन, खुद से वो 4th ग्रेड की मैथ्स प्रॉब्लम कर सकती है। बट अगर उसको 6th ग्रेड के मैथ्स प्रॉब्लम्स करने हैं, तो उसको क्या है, अपनी टीचर की मदद लगती है। तो उसका ZPD क्या हो गया, इन दोनों के बीच में का डिफरेंस, द 4th ग्रेड एंड 6th ग्रेड, यानी उसका ZPD होगा 2 years। The difference between what she can do alone and what she requires
हेल्प विथ। ठीक चीज। So this was the basic crux of Lev Vygotsky's socio-cultural theory, जहाँ पे उन्होंने बात की है of more knowledgeable others, the process of scaffolding, and he's talked about ZPD, zone of proximal development. और उनके जो आइडियाज थे, they have practical applications in education, cooperative learning, reciprocal teaching, बराबर चीज, where students learn reading strategies from teachers and eventually teach those strategies to others. तो किसी से सीख के फिर हम वो बाकियों को धीरे धीरे सिखाते हैं, तो यानी कि टीचर का रोल यहाँ से कम कम होते जाता है। ठीक चीज। तो ये तो हमारी थी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरी, लेव विगोत्स्की सोशो कल्चरल थेरी। ओके, आई होप यहाँ तक सब क्लियर है, इजी है। यस, ओके। और क्या है, और एक थेरी बचती है हमारी, है ना, एरिक एरिक्सन साइको सोशल थेरी। जो एरिक एरिक्सन थे वो एक नियो फ्रॉइडियन थे, ठीक है। तो इन्होंने कभी भी सिगमंड फ्रॉइड के बारे में कुछ बुरा नहीं बोला। कि लाइक व्हाट थेरी ही प्रपोज, साइकोसेक्सुअल थेरी से भी ये काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे, बराबर। ये एक नियो फ्रॉइडियन थे, इन्होंने काफी ज्यादा चीजें जो है एना फ्रॉइड से भी सीखी है। ओके, तो बेसिकली आप देखोगे कि जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं वहां से ही हम कह सकते हैं एक तरीके का कोरिलेशन इन्होंने अपने थ्योरी में दिया है। बट इस थ्योरी का नाम है साइको सोशल थ्योरी। इन्होंने सेक्सुअल चीजों पे जो है ज्यादा फोकस नहीं किया है। He's talked more about social and yes, and unlike other theories जो एक पॉइंट के बाद एंड हो जाती है, यानी कि एक एज के बाद पर्टिकुलर, जैसे जीन पियाजे की 11 years एंड अबव, ओके, ज्यादा डेफिनेशन नहीं है उसकी, बट इन्होंने ऐसा नहीं दिया है। एरिक एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी कंटिन्यूज टिल ओल्ड एज। यस, एब्सोल्युटली, फ्रॉम योर बर्थ टू ओल्ड एज तक जो स्टेजेस है ये इन्होंने दिए हैं। और क्या है, इन्होंने भी ये जो थ्योरी दी है, इट इज बेस्ड ऑन एपिजेनेटिक प्रिंसिपल। एपिजेनेटिक प्रिंसिपल माने क्या, कि जब कोई भी इंसान बायोलॉजिकली उस स्टेज पे पहुंचता है तभी वो चीज पॉसिबल हो जाती है, तभी वो उस स्टेज के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। ओके, ठीक है। तो हम देखते हैं एरिक एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इजी। सबसे पहला स्टेज होता है इन्फेंसी या फिर इन्फेंट का, बर्थ टू 1 year old। ओके, हमें पता है जो बर्थ वाला स्टेज होता है, पहले 6 महीने जो होते हैं बच्चे के लाइफ के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इसी टाइम पे बच्चा क्या है अपने माँ बाप के साथ अटैचमेंट फॉर्म करता है, स्पेशली अपने मदर्स के साथ क्या है अटैचमेंट फॉर्म करता है। ठीक है, अक्सर बार एक मिथ बोला जाता है। मिथ क्या है, कि अगर आप बच्चे को ज्यादा उठाओगे, ज्यादा केटर करोगे उसके नीड्स को, तो बच्चा स्पॉइल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अगर आप बच्चे की नीड्स को केटर नहीं करोगे, देन द बेबी विल डेवलप मिसट्रस्ट। ओके, उसको लगेगा कि हमारे लिए अगर हमारे पेरेंट्स ही नहीं हो सकते तो दुनिया तो क्या ही होगी। तो आगे जाके इसको क्या है, ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे। यस, वी नो अबाउट ट्रस्ट इश्यूज प्रेटी एविडेंटली। यस, एब्सोल्युटली। तो सबसे पहला क्या होता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो उनमें बेबीज में डेवलप हो जाती है वेदर दे कैन प्रॉपर्ली रिलाई ऑन देयर पेरेंट्स और नॉट। ओके, यस। सो अगर सक्सेस हो जाता है, इफ देयर नीड्स ऑफ फूड कंफर्ट अफेक्शन आर मेट, देन दे विल डेवलप ट्रस्ट। अगर उनके फूड नीड्स, उनकी क्राइंग के टाइम पे कोई उन्हें केटर नहीं करता, तो उनमें क्या है, मिसट्रस्ट डेवलप हो जाती है। ओके, ठीक है। और यहाँ पे जो है हर एक स्टेज में कुछ वर्च्यूज डेवलप होते हैं जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे वर्च्यू ऑफ होप डेवलप हो जाता है। यस, यू हैव टू रिमेम्बर दिस कि वर्च्यूज कौन से डेवलप हो जाते हैं। ठीक चीज। ओके, दूसरा जो स्टेज है वो है टॉडलर्स का 1 to 3 years। यहाँ पे डेवलपमेंटल क्राइसिस क्या होती है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। नाउ दिस यू कैन कोरिलेट विद इवन साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, जहाँ पे हमने देखा है कि सेकेंड स्टेज में क्या होता है, एनल स्टेज में टॉयलेट ट्रेनिंग से रिलेटेड चीजें होती हैं, बराबर। तो सेम लाइक दैट ओवर हियर, जब बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, एक तो कुछ पेरेंट्स होते हैं जो एनकरेज करेंगे बच्चे को कि हाँ इट्स ओके यू कैन डू इट, ये वो। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे कि देखो बाकी के बच्चे तो सीख गए, यू आर स्टिल लाइक यू नो वट एवर। हाँ, ठीक है। तो टॉयलेट ट्रेनिंग से रिलेटेड क्या है, शेम कर देते हैं या फिर अच्छे से बर्ताव नहीं करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक तो बच्चा ऑटोनॉमी डेवलप करेगा, नहीं तो उसको क्या है, अगर रिडिक्यूल किया जाएगा, बुरी चीजें बोले जाएंगे, तो क्या है, शेम एंड डाउट कैन बी, yes, can occur. So toddlers who are successful in controlling their own actions develop independence, and toddlers whose attempts at being independent are blocked develop a sense of self doubt and shame for failing. यानी कि आप देख सकते हैं कि इन स्टेजेस का इम्पैक्ट आर सो लॉन्ग लास्टिंग, जो कि एक इंसान अपने लाइफ भर कैरी करेगा, बराबर। हाँ, यहाँ पे वर्च्यू क्या डेवलप हो जाता है, ऑफ विल पावर, वर्च्यू ऑफ विल पावर इज डेवलप्ड ओवर हियर। थर्ड स्टेज क्या है, प्री स्कूल का एज, फ्रॉम 3 to 5 years ओल्ड। यहाँ पे क्या स्टेज है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ओके, तो आप नेचुरली थोड़ा विचार करो कि जिस बच्चे को मिस्ट्रस्ट डेवलप हुआ है, जिस बच्चे को शेम और डाउट डेवलप हुआ है, क्या वो प्री स्कूल में जाके बहुत लोगों के साथ मिक्सअप हो जाएगा? नॉट रियली। यस, यस, तो वो ज्यादा मिक्सअप नहीं हो जाएगा, he'll feel a little, हाँ, टेकन अबैक बाकियों से, अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे प्री स्कूल में जाके आप कितने ज्यादा फ्रेंड्स बना पाते हो, कितना इंटरैक्ट कर सकते हो, इस बेसिस पे क्या है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट फॉर्म हो सकती है। ओके, so if preschoolers succeed in controlling their reactions and behavior, they feel capable and develop a sense of initiative. And if they fail to form friends, they fail to interact in the class, they feel irresponsible, anxious, and develop a sense of guilt. Okay, हाँ, तो यहाँ पे जो वर्च्यू डेवलप हो जाती है वो क्या होती है, पर्पस डेवलप हो जाती है। ओके, सो द वर्च्यू ऑफ पर्पस इज डेवलप्ड ओवर हियर। ओके, फिर फोर्थ स्टेज पे आते हैं जो कि एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज है, फ्रॉम 5 to 12 years। यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। तो जब आप स्कूल में जाते हो तो ऐसा नहीं बस आप पढ़ते रहते हो, आप बहुत सारी चीजें करते हो, लाइक हॉबीज में जाते हो, स्पोर्ट्स में जाते हो, यस, तो आप एकेडमिक और स्पोर्ट्स हॉबीज के वर्ल्ड में भी उतना ही ज्यादा एंगेज हो जाते हो। ओके, तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, इंडस्ट्री माने क्या, कि बच्चों को ऐसा लग सकता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं आर्ट में जा सकता हूँ, आई कैन डू मल्टीपल थिंग्स, आई कैन डेवलप दो स्किल्स, तो उसको क्या है, इंडस्ट्री वाली कंसेप्ट फॉर्म हो जाएगी। बट अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मैं तो बाकियों से कम हूँ, मैं तो ये स्किल्स डेवलप नहीं कर पाऊंगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मेरे को क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं आती, तो क्या हो जाएगा, इंफीरियोरिटी डेवलप हो जाएगी, यानी कि मैं बाकियों से अगर कंपेयर करूं तो मैं थोड़ा कम हूं उनके मुकाबले। ओके जी, तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे इफ चिल्ड्रन सक्सीड इन फॉर्मिंग दो स्किल्स एंड एवरीथिंग, देन इंडस्ट्री, नहीं तो क्या है, इंफीरियोरिटी। और ये इंफीरियोरिटी अगर हो जाती है, देन दे कैरी इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अंटिल एंड अनलेस दे वर्क ऑन देमसेल्व्स इन देयर अडल्टहुड। ओके, तो यहाँ पे वर्च्यू क्या डेवलप हो जाता है, कंपीटेंस। ओके, virtue that is developed over here is competence. Fair enough? Okay. फिर आते हैं adolescence पे, adolescence your teenage from 13 to 20 years almost, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों को बेसिकली आइडेंटिटी फॉर्म हो जाती है। यस, आइडेंटिटी फॉर्म हो जाती है, यानी कि हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आगे जाके क्या परस्यू करना है, क्या नहीं करना है, व्हाट आर द थिंग्स दैट अलाइन विथ मी। यस, तो अगर ये किसी को पता है तो इसकी आइडेंटिटी फॉर्म हो जाती है, बराबर चीज। they know what exactly they like and what exactly they want। तो ये अगर हो जाता है, they are able to define it, then identity होती है। नहीं तो क्या है, नहीं तो क्या है, रोल कंफ्यूजन हो जाता है, यानी मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, मेरे को नहीं पता कि मेरे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मुझे नहीं पता, मुझे आइडिया नहीं है कि आगे जाके क्या करना है। तो या अक्सर बार जिनको रोल कंफ्यूजन हो जाता है, ये अक्सर बार क्या है, पीयर प्रेशर में आके चीजें कर सकते हैं, दे कैन, हाँ, फॉल प्रे टू पीयर प्रेशर। ओके, यस, एंड दे कैन इवन आइसोलेट देमसेल्व्स फ्रॉम अदर्स। ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि खुद के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो दिस इज द फिफ्थ स्टेज। ओके, यस, यहाँ पे वर्च्यू क्या डेवलप हो जाएगा, फिडेलिटी। फिडेलिटी यहाँ पे वर्च्यू डेवलप हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब आते हैं सिक्स स्टेज पे जो कि है अर्ली अडल्टहुड। ओके, अर्ली अडल्टहुड फ्रॉम योर 20s to 30s। आपको पता है अर्ली अडल्टहुड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपके जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स है वो फॉर्म हो जाते हैं।
तो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन इज द स्टेज ओवर हियर, द क्राइसिस ओवर हियर, कि एक तो जिनको अच्छे पार्टनर्स मिल जाते हैं विथ होम दे कैन शेयर देयर बॉन्ड्स एंड एवरीथिंग, तो उनमें क्या है, यस, इंटीमेसी यानी कि एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप वाली फीलिंग आ जाती है, बराबर। और जिनके काफी ज्यादा ब्रेकअप हो जाते हैं, अच्छे पार्टनर्स नहीं मिल जाते हैं, उनको एक तरीके का आइसोलेशन महसूस हो सकता है। यस, एब्सोल्युटली, उनको क्या है, आइसोलेशन डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पे जो वर्च्यू डेवलप होता है वो क्या होता है, लव होता है, वर्च्यू ऑफ लव, क्योंकि ये रोमांटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो इजी है याद रखने में, वर्च्यू ऑफ लव। ठीक चीज, ओके। अब क्या है, मिडिल अडल्टहुड, जब आपके 40s और 50s होते हैं, यहाँ पे क्या होता है क्राइसिस, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। यानी कि आप देखोगे कि कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो उनका मकसद काफी क्लियर होता है कि मैंने मेरी लाइफ ऐसी ऐसी जी है, मुझे भी मेरे बच्चों में इतने इतने वैल्यूज, ऐसे ऐसे वैल्यूज इनकलकेट करने हैं, उनको एक पद्धति से बढ़ाना है। Yes, I want them to grow up in certain way. I want to instill some values in them. Yes, whatever I have learned throughout their life. तो ये क्या है, जेनरेटिविटी वाली फीलिंग है। बट अगर कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी खुद की लाइफ ही काफी ज्यादा स्ट्रगल वाली रही है, उनका ही काफी ज्यादा कियोटिक लाइफ रहा है, तो उनको लगेगा कि हम तो मतलब क्या ही स्किल्स अभी और क्या ही वैल्यूज उनमें डेवलप करें, बच्चों में डेवलप करेंगे, तो उनको क्या है, स्टैग्नेशन वाली फीलिंग आ सकती है, बराबर। हाँ, जो उनके लाइफ से ही काफी ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड है, तो वो क्या ही मतलब वैल्यूज और स्किल्स को डेवलप करने की बात करेंगे, ऐसा। ठीक है, तो क्या हो जाता है, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ओके, हाँ, वर्च्यू क्या होता है यहाँ पे, केयर। तो जिनको जेनरेटिविटी वाली फीलिंग है, वो क्या है, एक तरीके की लेगेसी दे वांट टू लीव बिहाइंड। ठीक है, और आता है लास्ट स्टेज पे जो कि है लेट अडल्टहुड फ्रॉम 60s एंड बियॉन्ड। यहाँ पे क्या हो जाता है, ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये एक तरीके का रिफ्लेक्टिव स्टेट होता है, यानी रिकैप, जैसे जैसे आप पूरी की पूरी लाइफ आपके सामने से गुजर रही है, ऐसा हो जाता है इस स्टेज में। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो अपने 60s 70s 80s में है और जिन्होंने काफी ज्यादा अच्छी लाइफ लाइक बिताई है, लाइक नॉट वेरी इजी, ऑफ कोर्स हार्डशिप्स तो आए होंगे, बट एक तरीके से हम कहते हैं ना, सेटिस्फाइंग लाइफ थी, फुलफिलिंग लाइफ थी, तो उनको क्या हो जाएगा, ईगो इंटेग्रिटी हो जाएगी। ईगो इंटेग्रिटी माने क्या, उनका पूरा जो लाइफ का पर्पस रहा है वो इंटीग्रेट हो चुका है, इट्स डन, इट्स फुलफिल्ड ना। यस, बट अगर कोई ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि शायद ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, हम तो ये नहीं कर पाए लाइफ में, बराबर, तो इनको क्या हो जाएगा, एक तरीके की डिस्पेयर वाली फीलिंग हो जाएगी, यानी कि दे नॉट फील सेटिस्फाइड, फेयर इनफ। तो ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, यहाँ पे वर्च्यू क्या डेवलप हो जाता है, विजडम। ओके, तो अगर दे कैन लेट गो ऑफ रिग्रेट्स एंड सी देयर लाइफ एज होल, लाइक हैज बीन सेटिस्फाइड, ओके, तो इनको ईगो इंटेग्रिटी हो जाएगी। नहीं तो इफ दे रिपेंट ऑन देयर एक्शंस, ऑन देयर अनफिनिश्ड बिजनेस, तो क्या हो जाएगा, डिस्पेयर हो जाएगा। So these are 8 stages which have been proposed by Erik Erikson, and I think this is one of the best theories that I have read. Okay, क्योंकि एक तो ये फॉलो करती है टिल द ओल्ड एज, एंड अक्सर बार हमें ये रियलाइज होता है कि काफी ज्यादा जो स्टेजेस में क्या कह सकते हैं, जो डेवलप चीजें नहीं हुई है, मान लो कि ट्रस्ट की जगह पे मिसट्रस्ट हुआ है, ऑटोनॉमी की जगह पे शेम और डाउट हुआ है, ये जो बैगेज है, ये इंडिविजुअल्स दे कैरी इट टिल देयर अडल्टहुड, एंड अगर उस पर वर्क नहीं किया, देन दैट बैगेज स्टार्ट्स टू डोमिनेट देयर लाइफ, बराबर चीज। सो इट appropriately tells you about your entire life in these stages. Okay, so I hope ये तीनों भी theories आपको clear हो चुके हैं। I've tried to make it and explain you in the simplest manner possible. तो इसी से ही लेकर आपके एग्जाम में questions आने वाले हैं। I hope you like theory and मुझे बताओ अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू कि सीयूईटी पीजी की क्लास जो है, बैच जो है वो लॉन्च हो चुकी है। आई जस्ट क्विकली टेल यू द फीचर्स दैट इट हैज। आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों भी मिलेंगे। टॉप फैकल्टी से, टॉप लेक्चरर्स से आपको क्लासेस मिलने वाले हैं। क्यूरेटेड स्टडी मटेरियल बुक और पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। ऐप एंड वेब पोर्टल जो है काफी ज्यादा इजी है आपके लिए टू नेविगेट थ्रू। टाइमली टेस्ट सीरीज रहेंगी
तो आपको टेस्ट देनी पड़ेंगी टू चेक योर प्रोग्रेस। एंड इतना ही नहीं, इंटरव्यू की भी प्रेप की जाएगी। इंटरव्यू की प्रेप होना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, so all these are the features of our batches, and these have been our students who have had excellent results. Okay, these are our toppers and these are our gate के toppers. ठीक है, so if you want to enroll, do let us know. और इतना ही नहीं, अगर आपको साइकोलॉजी की दुनिया में हमेशा अप टू डेट रहना है, then you have to follow our WhatsApp channel and Telegram channel. Also, the fact that we are available on all kinds of social media platforms. Also, we have something very exciting that we are going to come up. Basically, अगर आपको रिसर्च या फिर एकेडमिया पार्ट ऑफ साइकोलॉजी में जाना है, then we have a faculty fellowship program जिसमें आप एनरोल कर सकते हो. To know more about it, do contact us, and these are all our contact information. Okay, so I will come up with more such classes. Till that time, I hope you guys take care, and I'll see you once again. Bye bye.